यूएस और यूके के द्वारा यमन के अंदर हाउथी टारगेट्स को हिट किया गया है। दोस्तों पिछले दिनों के अंदर हमने कई बार रेड सी के बारे में पढ़ा, उसकी मैपिंग के बारे में जाना। एक्चुअली ये रीज़न इसके पीछे का ये था कि हाउथीज के द्वारा ना रेड सी के अंदर जो शिपिंग होती है वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के शिप्स को यहाँ पे टारगेट किया गया। अब यूएस और यूके ने सैटरडे और संडे को यहाँ पे कुछ स्ट्राइक्स करी हैं यमन के अंदर हाउथी रिबल्स के ऊपर, ताकि कहीं ना कहीं उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, इस तरह की अटैकिंग कैपेबिलिटीज आ रही हैं, उनको यहाँ पर हिट किया जा पाए। ऑन द अदर हैंड अगर हम आज की हेडलाइंस के अंदर जाते हैं तो आप देख पाओगे कि झारखंड के अंदर आज फ्लोर टेस्ट होगा। तो आपके जो सीएम है अभी झारखंड के, वो अपने आप को बचा पाते हैं अपनी सरकार को या नहीं, वो आज देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों डेट है आज की 5 फरवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा विद रिगार्ड्स टू लाल कृष्ण आडवाणी जी। देखो सैटरडे को हमारा प्रीलिम बूस्टर आया, ठीक है ना, जब मैंने डिस्कस किया उसके जस्ट बाद ही दो मेजर खबरें मुझे देखने को मिली। पहली तो ये थी कि आडवाणी जी को भारत रत्न मिल गया, एंड दूसरा ना हमने उस दिन डिस्कस किया था सर्विकल कैंसर के बारे में, ठीक है ना। हालांकि हमने उस दिन मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि एक एक्टर की डेथ हो गई थी, बाद में कुछ ही घंटों के बाद पता लगा कि ये एक केवल एक मार्केटिंग स्टंट था, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है मार्केटिंग स्टंट हो, बट मुझे लगा था कि यार किसी की डेथ के ऊपर कोई ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ काफ़ी शॉकिंग लगी, बट ठीक है। एनीवेज सर्विकल कैंसर के बारे में आप हम सब ने उस दिन पढ़ लिया, आज हम थोड़ा अडवाणी जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो 25 जनवरी को भी ना मैंने प्रीलिम बूस्टर जब डिस्कस किया था ना, उस दिन हमने भारत रत्न अवार्ड के बारे में पढ़ा भी था। भारत रत्न के बारे में जब हम जाना था, दरअसल में वो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पढ़ा था उस दिन, जो बिहार के सीएम हुआ करते थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। देखो जब हम बात करते हैं ना लाल कृष्ण आडवाणी जी की, इनका जन्म 1927 के अंदर कराची में हुआ था। दरअसल में ये 1947 इंडिया की आज़ादी के पहले का टाइम है, तो उस टाइम ये पहले कराची में थे, मतलब वहाँ पे इनका बर्थ देखने को मिलता है। बाकी गांधी जी की जो टीचिंग्स थी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, एंड कहीं ना कहीं जो आज के समय आपको आरएसएस काफ़ी पॉपुलर देखने को मिलता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसके साथ ही बहुत अर्ली स्टेजेस के ऊपर जुड़ गए थे, एंड कहीं ना कहीं भारतीय जन संघ के साथ भी जुड़े हुए थे। दरअसल में बाद में जो आपकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो बनती है 1980 के अंदर, उसके को फाउंडर माने जाते हैं। तो बीजेपी आज के समय जो इतनी बड़ी फोर्स है, मतलब प्रधानमंत्री जी हैं उनकी पार्टी के, एंड कहीं ना कहीं आज के समय पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के ऊपर उनकी सरकारें देखने को मिलती हैं, इसका वन ऑफ द मेजर श्रेय जो जाता है वो आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही जाता है। एक्चुअल में आज के टाइम जैसे अभी 22 जनवरी को हमने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में हमने जाना था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय जाता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वो 1980s और 1990s में जो रथ यात्राएं हुई थी लाल कृष्ण आडवाणी जी की, वहीं को जाता है। जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ, वहां पर ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी स्पीचेस हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी की, जिन्होंने राम जन्मभूमि मूवमेंट को आगे लेके आने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है। साथ में अगर आप नोटिस करो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के 2002 से लेकर 2004 के बीच में। बहुत सारे उस टाइम के जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर टेस्ट है ना 1998 के, हालांकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे 2002 से 2004 के बीच में थे, बट तब भी इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था न्यूक्लियर टेस्ट जब 1998 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। बाकी डेमोक्रेसी के लिए और ऑपोजिशन के लीडर के तौर के ऊपर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये तो इनके बारे में हो गया। और भारत रत्न के बारे में, ये तो देखो भारत रत्न के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने 25 जनवरी को बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको बताया हुआ है, तो आप डेफिनेटली वो प्रीलिम बूस्टर यहाँ पे देख भी सकते हो 25 जनवरी का, वहां पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पर ताकि आप एक बार जस्ट इसको पढ़ पाओ, इसको रिवाइज कर पाओ, मैंने वो स्लाइड्स भी यहाँ पे लगा दी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न कुछ इस तरह से दिखता है, और यहाँ पर जिसको ये अवार्ड मिलता है ना, उसको कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलती है। बाकी हमने उस दिन डिस्कस किया था पूरी लिस्ट के बारे में, किन किन को यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसमें अब कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ऐड हो चुका है, एंड साथ ही साथ आपके जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं उनका नाम भी यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको जानने चाहिए थे। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, हमारे जो सीटीआर मॉडल बेस्ड यानी कि क्लास टेस्ट डिवीजन बेसिस के ऊपर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन हमारी टीम द्वारा करवाई जाती है, उनके ऑफलाइन कोर्सेज के लिए एडमिशन डेफिनेटली ओपन है। और ये एडमिशन आप ले सकते हो हमारे जो मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ एज वेल एज पटना, तो सभी सेंटर्स के ऊपर आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। एक्चुअली हमारे कोर्सेज के अंदर इंश्योर यही किया जाता है कि चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सारे जो आपके स्टेजेस है ना इस पर्टिकुलर एग्जाम की, उनकी अच्छे से टू द पॉइंट स्ट्रक्चर तरह से अंदर प्रेपरेशन करवाई जाए, ताकि कहीं ना कहीं आप एक
अपने जो अपना गोल है उसको आसानी से रीच कर पाओ। एंड डेफिनेटली इसमें टेस्ट वगैरह भी इंक्लूड हैं। आपका आप जो भी मिस्टेक्स करते हो उनका प्रॉपर एवेल्युएशन करवाया जाता है ताकि उनसे आप सीख कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर पाओ। यहाँ पर एक नंबर मैंने आपके लिए लिखा है 9920613613। आपको कुछ भी अगर आपको डाउट्स हैं, कुछ भी आपको डिस्कस करना है, आप हमें इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं ताकि आपके जो भी कंसर्न्स हैं उनको यहाँ पे एड्रेस किया जा पाए। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक वगैरह डाल रखे हैं इन चीज़ों के, वहां पर जाके आप इनके अंदर डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट संपर्क इवेंट। अब ये क्या चीज़ है सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? देखो आप एक चीज़ इमेजिन करो, जैसे हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेट से आपने भोपाल को मान लिया, ठीक है ना, या फिर आपने जयपुर को मान लिया। तो कोई भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो किसी ना किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है ना, एक एक जैसे हम बात करते हैं ना यार, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी चीज़ की प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है, तो एक्चुअली हम पता क्या चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना उस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है उसको हम एक अलग लेवल के ऊपर लेके जाएं। इससे क्या होगा, इससे आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भोपाल की अगर मैं बात करूं, जैसे वहां की जरी जरदोजी एम्ब्रॉयडरी है, अब अगर इसको काफी अच्छे से प्रमोट किया जा पाए, तो एक तो वहां के लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। प्लस एट द सेम टाइम इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी अच्छा खासा होगा। तो इस तरह से ना हमारे जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन अलग अलग रीजन्स के अंदर क्या हो जाएगी, उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। गेटिंग द पॉइंट, ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट्स का ना फुल पोटेंशियल को हम रियलाइज कर पाएं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर पाएं, ये सारी बातें यहाँ पे करी जाती हैं। तो ध्यान रखना, इसकी एक्चुअली नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दरअसल में ना ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहले स्कीम थी, ठीक है, फिर हमने उसको इंडिया में पूरा रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पे इसको देखती है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां पर सेंट्रल स्टेट दोनों तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका फॉरेन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, आत्मनिर्भर भारत अपने ऊपर जो है उसको इंश्योर करना, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना एंड मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना, यही यहाँ पे फोकस देखने को मिल जाएगा। बाकी आप नोटिस कर पाओगे 761 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 1100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। एंड इस तरह से जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव है उसके साथ काफ़ी हद तक अलाइन करता है। क्योंकि देखो आपका जब भी ये चीज़ होती है फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या कोशिश करी जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब की तरह ट्रीट किया जाए, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ओडीओपी काफी क्लोजली इसके साथ यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप सोचोगे सर ओडीओपी तो ठीक है, ये साथ में संपर्क इवेंट का क्या बात है? देखो इस तरह के ना इस तरह के इवेंट्स करवाए जाते हैं आपके डीपीआईआईटी के द्वारा, जो कि कहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। इसके तरह इवेंट्स इसलिए करवाए जाते हैं ताकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करी जा पाए इस चीज के रिगार्डिंग। गेटिंग इट? तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्टोरीज होती हैं उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट कराना, रियल टाइम इंसाइट्स प्रोवाइड करना, ठीक है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कैसे हम टैकल कर सकते हैं और क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ये ओडीओपी संपर्क के माध्यम से ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आपका वीट ब्लास्ट के बारे में। देखो यहाँ पर ना आप एक पिक्चर देखो पहले यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर आप पहले देखोगे यार ये तो हेल्दी वाला लग रहा है जहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर कलरिंग है, और यहाँ पे नोटिस करो आपका थोड़ा हिस्सा आपकी फसल का ग्रीन कलर है, कुछ हिस्सा आपका कलरलेस हो चुका है, और यहाँ पर क्या हो चुका है सर, कंप्लीटली ही कलरलेस हो चुका है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, इन्फेक्शन जब बढ़ती रहती है उसके साथ साथ ना आपका कलर जाता रहता है, ठीक है। एक्चुअली है क्या ना, ये वीट ब्लास्ट एक बीमारी है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज जो कि आपकी फसलों को लगती है। समझे इस बात को? अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण है आपका ये जो नाम लिख रहा है, ये फंगस, ठीक है ना, मैग्ना पॉर्थे ऑरिजाई, ये फंगस है, ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर बीमारी को कॉज करता है आपकी फसलों के अंदर। ध्यान रखना, नाम भले ही वीट ब्लास्ट है पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीट के अंदर है, नहीं, मेजरली वीट को इम्पैक्ट करती है, पर इसके अलावा आपके राइस, बार्ले, लोलियम, इन अलग अलग ग्रासेस को भी यहाँ पे ये इन्फेक्ट करती है। इस वजह से क्या होता है, आपके ब्लीचिंग होती रहती है आपके इन सभी की, ठीक है ना। एंड उस हिसाब से जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर्स ने ये भी पाया है कि अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं ना किया तो ये ज्यादा स्प्रेड होती रहेगी अकॉर्डिंगली दुनिया के अंदर, एंड कहीं ना कहीं उससे जो वीट प्रोडक्शन है वो 13% तक डिक्रीज हो सकती है। इस पर्टिकुलर जो मैं बात कर रहा हूँ फंगस की, तो दरअसल में ना जो फंगिसाइड्स हैं उससे भी ये रेजिस्टेंट हमें देखने को मिलता है, ये जो पर्टिकुलर फंगस की बात कर रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं जो आपके वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन है, जितनी गर्मी मतलब ज्यादा होगी उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली ज्यादा तेजी से स्प्रेड करता रहेगा। तो कई बार क्या करना पड़ता है ना, आपकी जो फसलें वगैरह होती हैं उनको यहाँ पे पूरी तरह से जलाना पड़ता है ताकि इसके स्प्रेड को आगे रोका जा पाए। तो अपने आप में ये जो वीट ब्लास्ट है काफी कंसर्निंग हो जाता है।
इससे होता यही है कि आपके हेड्स वगैरह ब्लीचिंग हो जाती है, उनका रंग उनका चला जाता है, यील्ड कम हो जाती है, सीड की क्वालिटी कम हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं डार्क ग्रे स्पोर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली ना आपका जो भी पूरी फसल है उसको ये काफ़ी हद तक यहाँ पे खराब कर देता है या फिर उसकी यील्ड को काफ़ी कम कर देता है। आपके ब्राज़ील के अंदर 1985 के अंदर पहली बार इसका आउटब्रेक डिक्लेयर किया गया था, उसको आइडेंटिफाई किया गया था। फिर धीरे-धीरे हमें नोटिस करने को मिला, साउथ अमेरिका के अंदर हमें इसको देखने को मिला और बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी, अब एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उनके अंदर भी हमें यहाँ पे कुछ केसेज़ यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो थोड़ा-सा एक बेसिक आइडिया आपको व्हीट ब्लास्ट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, लॉन्च ऑफ यंग साइंटिस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखो इस पे आएँगे, पहले ना आपको थोड़ा मैं आपको मिशन कर्मयोगी के बारे में बता देता हूँ। देखो मिशन कर्मयोगी वैसे तो आपने पढ़ा होगा, एंड इवन जब आपकी एथिक्स की क्लासेस होती हैं तो आपके जो भी फैकल्टीज़ हैं वो आपको मिशन कर्मयोगी के बारे में पढ़ाते भी हैं, या फिर इवन गवर्नेंस के अंदर भी आपको आई थिंक डिस्कस किया जाता है इसके बारे में। जब हम बात करते हैं ना मिशन कर्मयोगी की, यहाँ पर हम बात करते हैं कि यार देखो जो आपके जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, है कि नहीं? जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना, वो कैसे कहीं न कहीं अपने रोल को अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँ। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ रूल्स के पीछे भागते रहें, नहीं, हमें रोल उनका जो है ना, कहीं न कहीं लोगों की जो सेवा है, उस तक पहुँचना है। अब इसके लिए अलग-अलग प्रकार की आपकी जो ट्रेनिंग होती है, उसकी ज़रूरत होती है। कुछ होती है ऑफ़लाइन ट्रेनिंग, कुछ होती है ऑनलाइन ट्रेनिंग, कुछ होती है कि जॉब के साथ-साथ आपकी ट्रेनिंग, जब आप काम कर रहे हो उसके साथ-साथ कुछ ट्रेनिंग होना। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से लोगों तक पहुँचाने के लिए ना, हमारे पास एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक देखने को मिलता है पीएम प्राइम मिनिस्टर्स एचआर काउंसिल, पीएमएचआरसी। ये एपेक्स बॉडी है जो कि आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देती है कि किस डायरेक्शन में हमें यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। फिर उसके अंतर्गत हमें एक कैबिनेट सेक्रेटेड कोऑर्डिनेशन यूनिट देखने को मिल जाता है, जो कि ये देखता है यार जो प्लान्स वगैरह बने हैं उनकी कितनी प्रोग्रेस हमें देखने को मिली। और एक है यहाँ पे सीबीसी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ये यहाँ पे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह को हार्मोनाइज़ करता है कि हाँ, प्रॉपर कौन से सिविल सर्वेंट के लिए किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको कैसे हम पर्सनलाइज़ करेंगे, किस बंदे की कितनी ट्रेनिंग हो चुकी है, करियर के मिड में जाके उसको कैसी सर्विस मिलनी चाहिए, कैसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, ये काम करता है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, हुआ क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने यहाँ पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, यंग साइंटिस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। सीबीसी तो था ही था, उसके अलावा आपके ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड आपका जो है एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विशाखापट्टनम, आईएमवी के अंतर्गत जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है उसके साथ कोलैबोरेशन करके ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इससे फायदा क्या होगा, देखो नाम में ही है यंग साइंटिस्ट इंडक्शन प्रोग्राम। इसके माध्यम से आपके जो यंग साइंटिस्ट है ना, उनके स्किल्स को यहाँ पे इनहेंस किया जाएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, सॉफ्ट स्किल्स, अलग अलग तरह की यहाँ पे ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। किसके द्वारा, आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है उसके द्वारा। और जैसा कि इसका अर्थ भी था मैंने आपको समझा ही दिया। तो की कंपोनेंट है आपके जो मिशन कर्मयोगी इनिशिएटिव का, कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को ये बनाता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, एजेंसीज के लिए, एंड जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको यहाँ पे देखता है क्या उनकी ज़रूरत है, क्या वो अच्छे से चीज़ें हैंडल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। एंड मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी यहाँ पे रूल्स वगैरह ये बनाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सीबीसी है ना, यहाँ पे 3 मेंबर हमें कमीशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका एक खुद का अपना इंटरनल सेक्रेटेरिएट भी है, जिसको एक सेक्रेटरी मैनेज करते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको मिशन कर्मयोगी एंड साथ ही साथ आपके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज तलाबिरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। देखो दरअसल में ना अभी क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर पावर प्रोजेक्ट को ना प्रधानमंत्री जी के द्वारा ओडिशा के अंदर यहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। एक्चुअली में आप समझो, जब हम बात करते हैं ना पावर जनरेशन की, तो हमने ऐसा नोटिस किया यार पावर जनरेशन के अंदर ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम पता क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे कोल बेस्ड हम पावर प्लांट्स हम सेटअप करें, वो दरअसल में ना हम बिल्कुल पिट हेड के पास में सेटअप करें। अब आप पूछोगे सर पिट हेड क्या होता है? अरे पिट हेड एक ऐसी जगह होती है जो बिल्कुल माइन के पास में होती है। जो आप कोल लगाते हो ना, कोल माइन करते हो, वो कोल माइन करने के बाद कहाँ पे रखा जाता है, उसको बोलते हैं पिट हेड। अब हमारे यहाँ पे कोशिश ये है कि जो भी हम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बनाएं, वो पिट हेड के पास में बनाएं। इससे क्या होगा, जो कोल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना, उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी कहीं ना कहीं, उससे क्या होगा, आपकी जो पावर जनरेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से ना ये क्या है, दिस इज अ पिट हेड पावर स्टेशन, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है।
एंड यहाँ पर कोशिश भी यही है कि भले ही कोल बेस्ड पावर प्लांट है, पर कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट को हम अकॉर्डिंगली देख कर ही मैनेज करें, एंड साथ साथ इसकी हायर एफिशिएंसी भी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको उसका तरीका बता दिया, ये क्या है, पिट हेड पावर स्टेशन हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, है ये भले उड़ीसा के अंदर, बट यहाँ पे पावर परचेज एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा को इतना मिलेगा, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, पुडुचेरी हो गया, उनके साथ स्टेट्स का हमें शेयर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। टोटल 27,000 करोड़ का यहाँ पे बजट हमें देखने को मिलेगा, और इसकी कैपेसिटी 2400 मेगावाट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इस पर्टिकुलर के रिगार्डिंग तलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो आपको जानने चाहिए थे। तो आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जिसका मुझे आप नीचे कमेंट्स के अंदर आंसर बताओगे। नैनो डीएपी मैंने लास्ट वीक करवाया था आपको, तो उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। देखो, अगर हम बात करें जो होमवर्क मैंने दिया था सर्विकल कैंसर के बारे में, तो भैया ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये क्या है आपकी, ये वायरल इन्फेक्शन हमें देखने को मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो क्या ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है? नहीं, दिस इज अ सेंटर स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें आपका विग्रह, विक्रम और विजय, ये न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं है, ये आपकी ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो तीनों की स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स थी। इसके अलावा आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? पहला होमवर्क बहुत इजी है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रिगार्डिंग है, इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है आप कर लोगे। और दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहां पर बात करी गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे लिखो द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, जजेस की बात हो रही है यहाँ पे, आई थिंक थोड़ा मिसप्लेस हो गया मेरे से। ठीक है था, सुप्रीम कोर्ट जजेस की पावर को इंक्रीज करना है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को इंक्रीज करना है, तो वो उसकी पावर किसके पास है? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पे लिखने के अंदर, बट आप आई होप आप पॉइंट को समझ गए होंगे। लास्ट वीक मैंने आपको कुछ और होमवर्क भी दिया था टीडीएफ के बारे में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के बारे में। देखो एक्चुअली ना टीडीएफ अभी न्यूज में है, मैं आपको पहले थोड़ा चीज समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है ना, पहली बात तो ये समझो, जब मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, ये है आता है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। एक्चुअल में क्या है ना, आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, एरोस्पेस हो गया, यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, इन सेक्टर्स के अंदर हम थोड़ा मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस वजह से आपके कुछ स्टार्टअप्स होंगे, आपके कुछ एमएसएमईज होंगे, उनको यहाँ पे कुछ फंडिंग वगैरह रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हमने यहाँ पे ना टीडीएफ बना दिया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये प्रोग्राम है, डीआरडीओ इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना, इनफैक्ट डीआरडीओ ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ भी यहाँ पे पार्टनर किया है, ताकि इसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए। तो दरअसल में पहली स्टेटमेंट गलत है, पर दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। अब आप लोग सोचोगे सर ये इन्वेस्ट इंडिया क्या चीज़ है? देखो, इन्वेस्ट इंडिया ना सरकार के द्वारा ही बेसिकली आपकी, जो अगर मैं बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा एक यहाँ पर नॉन प्रॉफिट वेंचर यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जिसके माध्यम से इंडिया के अंदर हम कैसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको कैसे प्रमोट और फैसिलिटेशन किया जा सकता है, तो उसके लिए इन्वेस्ट इंडिया को बनाया गया है। अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड इसलिए न्यूज में था क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा ना एक ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है इस पर्टिकुलर फंड के अंतर्गत। इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा? देखो, नाम में क्या है, ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लो ऑर्बिट स्पेस की, वहां पर प्रपल्शन जो हम चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली रूप में चाहते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी है ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम। इस वजह से ये न्यूज में था। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज यहाँ पे करेक्ट। तो करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। दूसरा होमवर्क था आपका विद रिगार्ड्स टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि कोविड-19 आउटब्रेक हुआ, तो उस समय के ऊपर लोगों की जो हार्डशिप्स थी उसको कम करने के लिए, लोगों तक प्रॉपर राशन पहुंचाने के लिए फ्री फूड की यहाँ पे व्यवस्था करी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हाँ बिल्कुल, अंत्योदय अन्न योजना हो गया आपका, प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज के लिए यूजफुल है बिल्कुल। एंड कहीं ना कहीं आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके भी यहाँ पे जो प्रोविजंस है उसको डेफिनेटली ये स्ट्रेंथन करता ही करता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।